नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज हम मॉडल पेपर 1 के वोकैबुलरी प्रश्नों को हल करेंगे और हम एक मॉडल पेपर का हल लगभग 4 वीडियो में डालेंगे। एक वीडियो में वोकैबुलरी प्रश्न, एक वीडियो में 21वें प्रश्न के हल, एक वीडियो में 22वें प्रश्न के हल और एक वीडियो में 23, 24, 25वें प्रश्न के हल। तो हमारी वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि हम प्रश्न ही पेपर ही नहीं हल करेंगे, पेपर से जुड़ी हुई बात, आने वाली बातों को भी बताएंगे। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को सभी पेपरों का हल देखना अति आवश्यक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैथ मॉडल पेपर 1 हम जो 7 पेपर कराएंगे उसमें 70 में से 70 नंबर लाने की तैयारी कराएंगे। ये हमारा वादा है। पहला प्रश्न है, यदि 24, 20 का एलसीएम 120 है तो मासा का मान है 24, 20, 4, 120। अगर इस प्रश्न का कोई क्वेश्चन अगर इस प्रकार का कोई प्रश्न बनता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। देखो, एचसीएफ बराबर पहली संख्या जो उसे लिखेंगे गुणा 20 पट्टे में एलसीएम। 20 थे 6 बार, 6 थे 24, 4 बार, आंसर आ गया 4। इसी सवाल से जुड़े हुए सवाल के फॉर्मूला एलसीएम पूछ सकता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एचसीएफ। एचसीएफ पूछेगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे में एलसीएम। दूसरी संख्या पूछेगा बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ बट्टे में पहली संख्या। भाई ये 3 फॉर्मूला होते हैं, बनते हैं, पर मेरा कहना ये है कि आपसे इन तीनों फॉर्मूला में से किसी भी फॉर्मूला को आप ना लगाएं। बस मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं, इसको लगा करके आप कौन से भी प्रश्न का आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ओनली इस फॉर्मूला को ध्यान रखें और कैसे यूज करना है ये देखो। सवाल है 24 और 20 का एलसीएम 120 है, तो इसका मतलब है 24 पहली संख्या होगी, 20 दूसरी संख्या आएगी और बराबर एलसीएम 120 हो गया। और ऐसे पूछ रहा है, जिस मान को पूछ रहा है उसे यों का त्यों लिख दो, काट पीट करो। 20 थे एक बार, 20 थे 6 बार, 6 थे एक बार, 6 थे 4 बार, तो एचसीएफ कितना आ गया 4। इसी तरीका से हम सवाल को कर सकते हैं। ना इस सूत्र को याद रखने की जरूरत, ना इसको ना इसको। 4 चीजें हैं इस सूत्र में। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। चारों में से
आप किसी एक का मान नहीं दिया होगा तो उससे यों का त्यों लिखी रहने दो, और जो दिया है उनके मान लिख करके काट पीट करने से आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगर आप चाहें फॉर्मूला से निकालना तो ये रही, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे एलसीएम, दूसरी संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे पहली संख्या। और ये तो हमारे बहुविकल्पी प्रश्न है कि जरूरी नहीं है फॉर्मूला लिखा रहे हैं, जो कि मैंने आपके सामने ये किया था। इस तरीका से भी कर सकते हैं, इस तरीका से, फॉर्मूला से, इस तरीका से। अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा देता हूँ मैं इसको। कभी भी कुछ भी पूछे, अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ लिख लेंगे, यहाँ में एचसीएफ एलसीएम कुछ भी पूछ रहा हो वो लिख लेंगे। उसके बाद में दो संख्या दी है तो दो संख्या ने गुणा में लिख लेंगे, और जो दिया है हमारे पास उसे लिख लेंगे। एलसीएम दिया तो एलसीएम, एचसीएफ दिया तो एचसीएफ। 20 से एक बार, 20 से 6 बार, 6 से 4 बार, 4 एकम 4। 1 मिनट से भी पहले आंसर आएगा इस सवाल का। चलो, हमने एक प्रश्न पे काफी बात करी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है अंडूड 16, 16 कितने का वर्ग है? 4 का, तो ये बाहर निकल आएगी, तो ये तो है नहीं। 5 अंडूड 3, 5 माइनस अंडूड 3, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था किसी परमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ जाए या घट जाए या गुणा हो जाए या भाग हो जाए, हमेशा अपरिमेय संख्या ही रहेगी। तो इसलिए 5 एक परमेय संख्या है, अंडूड 3 एक अपरिमेय संख्या है। जब परमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर क्या रहेगा हमारा? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर होगा बी। पहले का था हमारा आंसर ए का सी, दूसरे का बी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। 3 सूत्र होते हैं भैया। अगर a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, a1 बट्टे a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 है, तो एक हल है। हल के बारे में पूछेगा तो हल का a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 है, तो अनेक हल है। अनेक हल a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये सीधा सीधा सूत्र है तुम्हारा। 3 सूत्र हैं। a1 बट्टे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 एक हल है। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2 अनेक हल है। a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2 कोई हल नहीं। तो प्रश्न कह रहा है कोई हल नहीं है, तो ये तीसरा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो a1 बट्टे a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बट्टे b2 b2 बट्टे b1 c1 बट्टे c2, तो आंसर है हमारा a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टे c2। आंसर इसका हमारा सी। अगला प्रश्न करते हैं। समीकरण x² प्लस 10x माइनस 24 के मूलों का योग होगा। अगर मूलों का योग पूछता है तो ट्रिक है हमारी, मूलों का योग तो माइनस x का गुणांक बट्टे में x² का गुणांक।
सीधा सीधा आंसर आएगा इससे। अगर मूलों का गुणनफल पूछता है, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। दो प्रकार का प्रश्न बन सकता है, समीकरण देकर के मूलों का योग पूछा है, इसमें मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है। तो मूलों का योग पूछा है तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर मूलों का गुणनफल पूछता है तो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलो अब सवाल को करते हैं। पूछा है मूलों का योग, तो सूत्र लगाएंगे वाला, परंतु हमें ये बहुविकल्पी प्रश्न है, सूत्र ये तुम्हारा सीखने के लिए बताया है, वहां पेपर में करना है तो ऐसे सूत्र नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट मूलों का योग चाहिए। मैंने माइनस एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कितना है 10 और माइनस लगी है माइनस आगे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1, तो आंसर हो गया माइनस के 10। ऐसे करना है 1 सेकंड में, 10 सेकंड में आंसर निकालना है, तो आंसर हो गया माइनस के 10। अगला प्रश्न है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा की विपरीत नाव की चाल होगी। मान लो सवाल है, ये कोई बिल्कुल ना ही जल इधर बह रहा है ना ही इधर, तो अगर ऐसे पानी में नाव को चलाया जाएगा तो उसकी चाल होगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल, अगर धारा बह रही हो कहीं, उसकी है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तब धारा की विपरीत नाव की चाल। तो प्रश्न दो प्रकार से बनता है, धारा की दिशा में, एक तो प्रश्न ये बनता है, और एक बनता है धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा में, अगर धारा की दिशा में बनता है तो दोनों चालों को जोड़ देती है, तो आंसर आएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की विपरीत चाल पूछता है तो 8 में से -4, 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देती है। तो हमारा प्रश्न है विपरीत नाव की चाल। जब सवाल में शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल देता है, तो अगर धारा की दिशा में पूछेगा तो जोड़ देंगे चालों को, धारा की विपरीत दिशा में देगा तो चालों को घटा देंगे। समझ में तो आ रहा होगा आप सभी बच्चों की में। तो आंसर होगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हम आराम से सॉल्व कर रहे हैं, एक एक कंडीशन बताते हुए, जिससे कि आप वहां गलती ना करें। आपको वहां ऐसे नहीं करना है, प्रश्न पढ़ लो, यदि शांत जल में नाव की चाल इतनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब धारा के विपरीत नाव की चाल है। तो पता पर कि शांत जल में चाल दे रहा है, धारा की चाल दे रहा है, विपरीत पूछ रहा है, 8 में 4 है तो 4, आंसर लगा दो, जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, ये तो हम आपको समझा रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि 10x20 समांतर श्रेणी है तो x का मान ज्ञात करो। अगर 3 पद होते हैं, उनमें से कोई एक पद अज्ञात है, x है या y है, कोई भी है, और वो समांतर श्रेणी में, तो कुछ नहीं करेंगे, बीच के पद ले लेंगे, बीच का पद, मध्य का पद। जैसे मान लो 3 पद है श्रेणी में, तो एक फॉर्मूला लगेगा, बीच के पद ले लेंगे, इसका दूना और इन दोनों का योग। ये ट्रिक है हमारी। चलो करते हैं सवाल को। बीच में कितना है x, तो x का दूना, दिख नहीं रहा है, सॉरी, हाँ, चलो अब दिख रहा है शायद, हाँ, ओके। तो बीच में पद कितना है हमारा x, तो x का दूना 2x और इन दोनों को जोड़ देंगे, वो 10 + 20, 2x बराबर 30, 2 से
30 काट देंगे 15 बार, तो x बराबर कितना आता है हमारा 15। तो आंसर हो गया हमारा 15। 30, 20, 10, 15, तो आंसर हो गया 15। वहां हमने इस तरीका से नहीं करना है। हमें पता है, सर ने बताया है, रामरूप सर ने, कि समांतर श्रेणी में 3 पद हों तो अगर उसमें x का मान पूछे तो बीच का दूना कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो x का दूना करेंगे 2x, 20 और 10 कितने के 30, 30 तो 2 का भाग दे दो 30 में, आंसर आ गया 15। अब प्रश्न आता है हमारा अगला, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, दो बिंदुओं 5, 6 और 7, 2 के बीच की दूरी होगी। इस प्रश्न को हम आपके लिए हल करने के लिए छोड़ते हैं। आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट में करना है, सभी विद्यार्थियों को। हर एक पेपर में 1-2 सवाल छोड़ा करेंगे, उसका कमेंट में आप आंसर भेजें। इससे कि पता चलता है हमें कि आप पेपर को हल कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। अगर नहीं आता है आप पर तो आप कमेंट पर लिख के भेजें, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर डाल दूंगा। अगला प्रश्न नंबर 8, यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान है 3/5, 5/3, 4/3, 3/5। तो इस प्रश्न की बात करते हैं हम। साइन थीटा हो रहा है, एक त्रिभुज बनाएंगे पहले। साइन थीटा हो रहा होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब का मान है 4, कर्ण का मान है 5। कुछ पाइथागोरन सूत्र हैं, इन्हें याद कर लें। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 13, 24, 7, 25। लगभग ये 4 तिक्र, 1, 2, 3, 4 तिक्रों से ही प्रश्न फंस जाता है। तो देखो, अगर ये 2 मान दिए हैं तो तीसरा मान ये होगा, अगर ये 2 दिए हैं तो तीसरा मान ये होगा, अगर ये 2 दिए हैं तो तीसरा मान ये होगा। इसी प्रकार से 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 13, 24, 7, 25। तो इसमें कौन सी तिक्र लग रही है? ऊपरली वाली। मैं 4, 5 दिया तो तीसरा मान ये क्या होगा? 3। हमें सॉल्व करने की भी जरूरत ना पड़ी। आप इन 4 तिक्रों को याद कर लें, तिरकों को, आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगी। देखो, हमें आधार का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है, 3 आंसर आ गया। अब रख दो। tan ए बराबर क्या होता है? देखो, लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। आप सोच रहे होंगे सर ने कहां से लिख दिया? देखो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ये रहा पहला लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। अब कोट थीटा, टेन थीटा का उल्टा, आधार ऊपर नीचे लंब। सेक थीटा इसका उल्टा, कर्ण बट्टे आधार। कोसेक थीटा साइन का उल्टा, कर्ण बट्टे लंब। तुम्हारे पास तीनों मान दिए हैं इसमें। टेन थीटा का पूछ रहा है, टेन ए का, तो टेन ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो आंसर कितना है लंब बट्टे आधार? लंब का मान 4, आधार का मान 3। हमने इस प्रश्न में इतना टाइम लगाया, पर आपको इतना टाइम नहीं लगाना है। आपको किस तरीका से करना है? त्रिभुज बना लिया ABC, हमें पता है साइन थीटा बराबर दिया है 4/5। ये यहाँ सी, यहाँ सर, ए यहाँ सी, यहाँ
साइन थीटा बराबर दिया हमारा 4/5। तो समझ में आई साइन थीटा बराबर तो लंब बट्टे कर्ड, लंब बट्टे कर्ड। तो लंब का मान 4, कर्ड का मान 5। हमारे पाइथागोरस सूत्र मालूम है 4 5 आएगी तो आधार कितना होगा 3। टेन थीटा का मान है पता है हमें लंब बटे आधार, लंब का मान कितना है 4, आधार का मान 3, आंसर आ गया। इस तरीका से करना है हमें, ये हमने आपको सिखाने के लिए किया है। इस तरीका से सीखना है और आंसर इस तरीका से करना है। चलो अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 9। एक रेखाखंड AB एक बिंदु P पर इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि PB बट्टे AB बराबर 3/7, तब अनुपात AP अनुपात PB है। एक रेखाखंड है AB, इसको कोई बिंदु P प्रतिच्छेद कर रहा है और इसमें दिया है PB यानी PB बट्टे में जब पूरे का AB बराबर 3/7 और पूछ रहा है हमारा AP अनुपात PB, AP अनुपात PB इसका अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को हम। तो PB रहेगी, जो AB दिया है, जो AB पूरी, तो AB को दो टुकड़ों में तोड़ देंगे, AP प्लस PB बराबर 3/7। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, 7 PB बराबर 3 AP प्लस 3 PB। 7 को गुणा PB तो 7 PB, 3 गुणा 3 AP 3 PB। तो PB के मान को इधर ले आएंगे, 7 PB माइनस 3 PB बराबर 3 AP। 7 में 3 तो 4 PB बराबर 3 AP। एक गलती ना कर जाए, हमें AP अनुपात PB पूछ रहा है तो पहले AP के मान को लिखेंगे, पीछे PB को लिखेंगे। 3 AP बराबर 4 PB। इस मान को इधर लिख लेंगे, इस मान को इधर लिख लेंगे। PB इसके बट्टे में, 3 इसके बट्टे में, तो AP बट्टे PB बराबर 4/3 यानी AP अनुपात PB बराबर 4/3। ये हमारा सवाल हो गया। परंतु हमें इस तरीका से वहां पर नहीं करना है, बहुविकल्पी प्रश्नों में इस तरीका से हल नहीं करना है। किस तरीका से हल करना है वो मैं आपको अब बताता हूं, सुनो। जब हमारे पास एक रेखाखंड दिया है AB, इसको P बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमारे पास दिया है PB बट्टे AB बराबर 3/7। तो देखिए हमें निकालना है मान AP अनुपात PB का। तो सुनो, अगर ऊपर PB है तो हमारा आंसर निकलेगा PB अनुपात PA का, AP का। कैसे निकलेगा देखो, कुछ नहीं करना है, ऊपरले अनुपात में से ऊपरले जो कहते रहेगा 3 और निचले मान में से ऊपरला मान घटा देना है। अनुपात 7 में 3 गए तो 4, 7 में 3 गए तो 4, द्वारा समझ लो। PB बट्टे AB बराबर 3/7 दिया है और पूछ रहा है AP अनुपात PB। तो इस ट्रिक से क्या होगा, ऊपर जो मान दिया होगा उसका पहले अनुपात आएगा। फिर हमें पूछ रहा AP का, तो PB और AP उल्टा निकला है आंसर, तो 3 पहले लिख लेंगे ऊपर और निचले मान में तो ऊपरले मान घटा के लिख देंगे। फिर अब हमें आंसर चाहिए AP अनुपात PB का, तो इसे पलट देंगे, AP अनुपात PB, तो इसे भी पलट देंगे 4/3। इस तरीका से हम इस प्रश्न को 1 मिनट में हल कर सकते हैं।
और इस तरीका से भी हल कर सकते हैं। तो अगर ये तरीका आपकी समझ में ना हो तो एक बार और वीडियो रोक करके देखें, रिवर्स करके देखें। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 की माध्यिका है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करने का एक ही तरीका है। पहले इनको आरोही क्रम में लिखो। 2, 4, 2, 4, 5, 6, 8। अगर माध्यिका पूछता है तो इधर से काटो एक, इधर से काटो, इधर से काटो, इधर से काटो, बीच में बचा 5। आंसर आ गया हमारा 5, आंसर सी। अगला प्रश्न करते हैं, आगे चलते हैं। ग्यारहवां प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 22 सेमी है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वृत्त की परिधि है 22 सेमी। वृत्त की परिधि सूत्र क्या होगा, 2πr बराबर 22 सेमी। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 22 सेमी। 22 से 22 कट गई एक बार, तो 2r/7 बराबर 1। इसका इसमें उड़ा, इसका इसमें उड़ा, तो 2r बराबर 7, यानी r बराबर हो गया 7/2 सेमी। अब पूछ रहा है हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बराबर πr² तो 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 का वर्ग। 1/4 गुणा 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 7 से 7 कट गई, 2 से 22 11 बेर, 11 गुणा 7 में 77, 4 गुणा 8 में 4 दूनी 8 सेमी स्क्वायर। तो आंसर आ गया फाइनली हमारा 77/8। प्रश्न नंबर 12 को हल करते हैं। किसी बेलन का आयतन होता है, ये सीधा सूत्र है हमारा, बेलन का आयतन होता है πr²h। इसका आंसर है ए। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है हमारा, एक से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। सुनो, अगर प्राकृतिक संख्या कहता है, प्राकृतिक संख्या, अगर कोई n प्राकृतिक संख्या है तो आंसर होगा n+1, नहीं सॉरी n+1/2। अगर सम संख्या है तो आंसर होगा हमारा n+1। अगर विषम संख्या है तो आंसर होगा हमारा n। तो 1 से लेकर के 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो 1 से 9 तक की 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 के संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आंसर होगा 9+1/2, 9 1 10/2 यानी 5 आंसर 1। तो आंसर आ गया हमारा 5। एक तरीका और है ऐसे प्रश्नों का, अगर सूत्र भूल जाते हैं तो देखिए इस सवाल में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इन सभी संख्याओं में अंतर समान है एक एक का। तो ऐसे सवालों का अगर माध्य निकालना तो प्रथम पद और अंतिम पद लेंगे और 2 का भाग दे देंगे, दैट्स ऑल। आंसर आ गया 5, खत्म कहानी। अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं तो पहले तो आप फॉर्मूला याद रखो। ये प्रथम के लिए है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं को, प्रथम n, प्रथम n। सम के लिए भी लागू हुआ ये वाला नियम, विषम के लिए भी लागू हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर
14। यदि घटना ई की प्रायिकता पीई है तो पीई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 0 लेस देन 1, पीई 1 लेस देन इक्वल टू पीई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इनमें से कोई नहीं। मैं आपको बता दूं, यदि घटना ई की प्रायिकता, इसका मतलब यह है प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, प्रायिकता 0 हो सकती है या 0 से बड़ी हो सकती है। 0 का मान प्रायिकता मान 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। प्रश्न नंबर 14, 0 हो सकता है या 0 से बड़ी, या 1 हो सकती है या 1 से कम, 1 से कम। तो इससे रिजल्ट निकलता है जो प्रायिकता होगी वो 0 हो सकती है और 0 से बड़ी हो सकती है, और 1 हो सकती है और 1 से छोटी हो सकती है। तो ऑप्शन है हमारा आंसर बी सही है। ये सीधा सीधा इफेक्ट है, आप इसे आप समझ सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न पर ज़्यादा चर्चा करते हैं तो वीडियो लंबी जाएगी, बहुत ज़्यादा चली जाएगी। बिंदु 4,5 में भुज का मान है, तो भुज का मान प्रश्न नंबर 15, पहला मान होता है भुज और दूसरा मान होता है कोटि। अगर भुज का मान पूछता है तो पहले मान लिखेंगे, अगर कोटि का मान पूछता है तो दूसरा। तो आंसर हो गया हमारा 4। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² + bx + c, ax² + bx + c बराबर 0, a1x + b1y + c1 बराबर 0, इनमें से कोई नहीं। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, तो आंसर बी। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप तो ए ऑप्शन। फर्क क्या है, बराबर 0 का। अगर समीकरण पूछता है तो बराबर 0 लगेगी, बहुपद पूछता है तो बराबर 0 नहीं लगेगी। तो आंसर इसका है हमारा बी। अब प्रश्न नंबर चलते हैं 7। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न हमारा साइन उसके थीटा प्लस 1/1 + tan उसके थीटा का मान। तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन है साइन उसके थीटा, कोस उसके थीटा, सेक उसके थीटा और 1। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मूला है, मैं आपको उसके वाले फॉर्मूला बता देता हूं। उसका उनका नाम है सर्वसम्मिका। सर्वसम्मिका, पहली सर्वसम्मिका साइन उसके थीटा प्लस कोस उसके थीटा बराबर 1। इससे और भी बन जाती है, उपसर्मिका कहलाते हैं इनकी। अगर कोस उसके थीटा उधर ले जाएंगे तो साइन उसके थीटा बराबर 1 - कोस उसके थीटा। तो हम इससे कह सकते हैं साइन उसके थीटा बराबर 1 - कोस उसके थीटा, या 1 - कोस उसके थीटा बराबर साइन उसके थीटा। दूसरी अगर साइन उसके थीटा पर पहली तरफ ले जाएंगे तो कोस उसके थीटा बराबर 1 - साइन उसके थीटा। दूसरी सर्वसम्मिका है 1 + tan उसके थीटा बराबर 1 सेक उसके थीटा। सॉरी, अगर tan उसके थीटा पहली तरफ ले जाएंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा सेक उसके थीटा माइनस tan उसके थीटा बराबर 1। अगर 1 को पहली तरफ ले जाते तो फॉर्मूला होगा tan उसके थीटा बराबर सेक उसके थीटा माइनस 1। तीसरी सर्वसम्मिका है 1 + cot उसके थीटा बराबर कोसेक उसके थीटा। अगर cot उसके को थीटा को पहली तरफ ले जाएंगे तो फॉर्मूला बनेगा कोसेक उसके थीटा माइनस cot उसके थीटा बराबर
1। अगर एक के पहली तरफ ले जाते हैं तो फॉर्मूला बनेगा cot उसके थीटा बराबर cosec उसके थीटा -1। इस तरीका से हमारे पास ये सर्वसम्मिका है। अब इन सर्वसम्मिका का यूज करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। इतना टाइम आपको सवाल में नहीं लगाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सर्वसम्मिका लिखी है। कितना टाइम लगेगा अब देखो क्वेश्चन को। साइन उसके थीटा, चलो चलने दो। 1 + tan उसके थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखेंगे हम sec स्क्वायर थीटा। साथ में कुछ फॉर्मूला और है, मैं आपको बता देता हूं। एक फॉर्मूला साइन थीटा बराबर 1/2 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर 1/2 साइन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/2 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। सेक थीटा बराबर 1/2 कोस थीटा और कोस थीटा बराबर 1/2 सेक थीटा। तो हमारी कंडीशन आ रही है 1/2 सेक उसके थीटा। ये वाले फॉर्मूला अगर उसके लगी है उनमें भी लागू होंगे। तो अगर 1/2 सेक थीटा यहाँ है तो कोस थीटा हो गया, अगर यहाँ 1/2 सेक उसके थीटा होगी तो कोस उसके थीटा हो जाएगा। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो सर्वसम्मिका ये वाली पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। आंसर आ गया हमारा 1। इतना टाइम नहीं लगाएंगे सॉल्व करने में, ये तो मैंने आपको सभी कंडीशनें समझाई हैं। चलो अगला प्रश्न करते हैं, जिससे कि अगर और कोई कंडीशन सवाल आता है तो आपसे छूटे ना। इसी प्रकार से हम पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा सॉल्यूशन आप जरूर देखें और अगर आपको कहीं त्रुटि लगती है तो उसे आप कमेंट में डालें और अच्छी लगे तो वीडियो को जरा शेयर जरूर करें। लगभग प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 10 विद्यार्थियों तक शेयर करनी है। अगला प्रश्न है, एक शंकु की त्रिज्या 12 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी है, तो त्रिज्या की ऊंचाई बताइए। एक शंकु की त्रिज्या की ऊंचाई पहले बना लेते हैं हम शंकु। चलो देखो शंकु, ये बन गया हमारा शंकु। एक शंकु की त्रिज्या 12 सेमी, इसकी त्रिज्या है 12 सेमी और ऊंचाई 5 सेमी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो शंकु होता है तो जिसकी ये ऊंचाई है और ये त्रिज्या है एक दूसरे पर लंब होती है, तो यहाँ कितना के अंश का कोण हो गया 90 अंश का। पूछ किसको रहा एल को। तो जब 90 अंश का कोण बनता है तो मैंने आपको एक त्रिक याद करने के लिए दिए थे। मैंने कहा था कुछ त्रिक हैं, इन त्रिकों को याद कर लो। ये वाले 3 4 5 6 8 10 12 5 13 24 7 25। तो बताइए इसमें कौन सी त्रिक लग रही है, 1 2 3 या 4? ये लग रही है 3। 12 5 तो इसका मान हो गया 13 सेमी। क्या इस सवाल को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी? नो सर। तो इसी प्रकार से आपको सवाल सॉल्व करना है। तो आंसर हो गया 13 सेमी। अगला प्रश्न है, बहुपद इतने इतने के शून्यकों का गुणनफल है। इस प्रश्न के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, शायद आपको हम बताते हैं। कहाँ की है हमने आपसे बात, ये बात मूलों का योग या शून्यकों का योग, मूलों का गुणनफल या शून्य का गुणनफल, दोनों यही फॉर्मूला है। तो प्रश्न है 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का गुणनफल। तो फॉर्मूला हमारा अचर पद, तो अचर पद कितना है -2, x² गुणा कितना है 3/3, तो आंसर आ गया -2/3। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होंगे, ये तरीका पता होगा तो कितनी देर लगेगी सवाल करने? लगभग 10 सेकंड या 20 सेकंड
अगला पे क्वेश्चन करते हैं हम। ए माइनस बी का होल क्यू, ये तो सीधा सूत्र है। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस 3b, नहीं ए क्यू माइनस बी क्यू। चलो मैं आपको इन सूत्रों के बारे में लिख देता हूँ। सूत्र होते हैं हमारे पास ए प्लस बी का होल वर्ग, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल वर्ग, ए वर्ग प्लस बी वर्ग माइनस 2ab। इन दोनों सूत्रों में इतना अंतर है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है। ए प्लस बी वाले में प्लस है सब में, इसमें माइनस है। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। इन दोनों में सूत्रों में यही फर्क है बस, या प्लस है या माइनस। इसमें सभी में पूरे में प्लस है, इस पूरे में माइनस है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी। इतने इंपॉर्टेंट है तुम्हारी क्लास के लिए। अगर आप और लिखवाना चाहते हैं तो मैं दो का फॉर्मूला और लिख देता हूँ। बस आप हाई स्कूल क्लास के लिए ओनली इतने फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। चलो इतना ही लिख छोड़ते हैं। इन फॉर्मूलाओं को देख करके आपको इस सवाल का भी आंसर कमेंट में करना है। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? प्लीज वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अच्छी लगे तो लाइक करें और जरा इन क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में जरूर दिया करें। थैंक्स।